बाप 3 छोड़े। धार से दरवाज़ा खुला। वही गुस्से से चलता अंदर आया। उससे गर्दन के गिर झगड़े हाथ को खींच कर अलग किया। रत खोला ढक्कन पूरा खोलकर थोड़ी होकर ऊंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने। आइंदा अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इंग्लिश उठाकर सख्ती से वो उन्हें तंबी कर रहा था। जिहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से उसे सुनते गए। और तुम? वो हया की तरफ पलटा। एक उसीली निगाह उस पर डाली और कोने से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दाने पे लाकर उससे हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास के माने सर्द पड़ चुका था। गर्दन पर उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो होले होले कांप रही थी। वो पुप्पो ने। फुप्पो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से से बोलता उसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियां तेजी से उतरने लगा। वो उसके साथ खींची चली जा रही थी। पुप्पो परेशान से आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हूं तो सारा निजाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है इन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटी टेबल पर रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर लबू से लगाई। वो सहमी हुई खड़ी थी। जिहान को इतने शदीद गुस्से में उससे पहली दफ़ा देखा और इतनी शाइस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं उन्हें देखती हूँ। पप्पा परेशानी से कहते ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो खून पे खून चढ़ाता गया। बोतल हाली करके मेज पे रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पे बैठा था। हया ने दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ आ बैठी। सर्द फ्रॉक फिसल कर उसके नंगे पाँव को ढांप किया। बाहर सर्दी थी मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ, मैं उसके लिए माजत हुआ हूँ। वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने पूरे स्वेटर को आतन कोहनियों से आगे तक मोड़े। वो हमेशा की तरह वजीह और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा और संजीदा जिहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने अम्मी को मारने की कोशिश की है, मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफरत करते हैं। सामने सब्जा था। उससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों की तरसों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गिर्द बाजू का हल्का बनाए चेहरा जिहान की तरफ मुड़े बैठी थी। फ्रॉक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुक्के टखने और पाँव झलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस रोज़ मम्मी को ताना दे रही थी कि हम पाकिस्तान नहीं आते। "न- न- नहीं।" वो गड़बड़ा गई मगर वो नहीं सुन रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा फिर आहिस्ता से कहने लगा। मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की ज़मीन उन्होंने ही खरीदी थी। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया, तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था, और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और अम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दीन, दुनिया, इज्जत, बहादुरी और वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब दादा फोत हुए, तो मैं और अम्मी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आ गए, और तभी वो वाक़या हुआ जिससे हमारी ज़िंदगी बदल दी। आया का सांस रुक गया। तभी तो उनका निकाह हुआ था। तो क्या वो बाखबर था? जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनन फानन तुर्की फ़रार हो गए। फ़रार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मुकाम के ब्लूप्रिंट्स उनको बेच दिए थे, जो हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। सबूत उन्होंने नहीं कोई छोड़ा। मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। पीछे अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। उनके जराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। उनको सजाए मौत सुना दी गई और उन्हें तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात काम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट न कर सकी,
ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को बताई नहीं जाती। वो किसी भी जज्बे से आ रही निगाहों से सामने बाढ़ को देखता रहा था। हया यकटक उसे देखी गई। उसके घर में पुप्पो के शोहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद दास्ता तौर पे ऐसा किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ। मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पे मजबूर हैं। एहसास जुर्म है या कुदरत की सज़ा, वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रहे हैं। सजाए मौत का खौफ उनके लिए नासूर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया उस पे उनको माफ़ कर देना। वो मेरे बाप हैं, और बावजूद इसके कि यह हकीकत बहुत जगह पे मेरा सर झुका देती है, मैं उनसे मोहब्बत करने पे मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। उसके किसी किस्से में उसका किस्सा नहीं था। किसी दास्तान में उसकी दास्तान ना थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खा कर जाना। वो उठा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। शायद वो सिर्फ अभी तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मुड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पांव लकड़ी के फर्श पे चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, हतीजा। टाली ने उन्हें उस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे की शॉपिंग पर तबसरा कर रही थीं। वो 13 फरवरी की दोपहर थी। उन्हें तुर्की आया 8वां रोज़ था और डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज टॉक्सिम गई थी, मायूसी वापस आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहा नहीं जाते थे, बल्कि सवाए सुर्ख फूलों की फरोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के कोई आसार ना थे। जब डीजे खूब मायूस हो चुकी तो उससे ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि बाहर में गया सेंट वैलेंटाइन, हमें इस त्यौहार से क्या लेना देना। उनकी इस गुफ्तगू में मुखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट थी। हाँ, वो दोनों रुककर नीचे देखने लगी, जहाँ डाली उनके बंक से नीचे लटकती सीढ़ी के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डाली को। कौन से लड़के? वो फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो साथ वाले डॉर्म में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़कियां कैसी हैं, और ये कि उनको कोई मसला वगैरह तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज शाम की चाय कॉमन रूम में उनके साथ पियो। वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ओके बाय। एक इसराइली मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालती हाथ हिलाकर वो बाहर निकल गई। ये फ़लस्तीनियों को हमारा ख्याल कैसे आ गया? इस जाली की दरख्त से दिल भर गया होगा शायद। डीजे ने क्या सराई की। बको मत, वो हमें ज़रूर अपनी मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पर कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। डीजे पदक उठी। चलो फिर तैयार हो जाए ताकि वक्त पे पहुंच सके। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें ही बुलाया है, ये अरब इसराइली दोस्ती की जिंदा मिसाल भी मौजूद होगी। डीजे का इशारा टाली की तरफ था। पता नहीं। हया ने शाने उचका दिए। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हर मौके की मुनासबत से मुकम्मल ड्रेसिंग करना उसका जुनून था। कपड़ों पे एक सिलवट तक ना हो और मेकअप की एक लकीर भी ऊपर नीचे ना हो, वो हर बात का ख्याल रखती थी। अलबत्ता लड़कों की दावत पे जाने की इजाज़त पाकिस्तान में अब्बा या ताया फुरकान कभी ना देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे थे। ये तुर्की था और यहाँ सब चलता था। वो 3 लड़के थे, मोतमुल, मुर्तज़ा, हुसैन और मोमिन। उनके 2 फ़लस्तीनी दोस्त मोहम्मद कादिर और नजीबुल्लाह जाती दावत के शुरू में मौजूद रहे, फिर उठकर चले गए। मगर उन तीनों मेज़बानों ने ऐसे तरीके से मेज़बानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लुकिंग से लड़के एक जैसे लगते थे। मुतसिम उनमें ज़रा लंबा था। उसका नाम मुतसिम मुर्तज़ा था, मगर ये डीजे ने बाद में नोट किया था कि वो फेसबुक पर अपना नाम मुतसिम एंड मुर्तज़ा लिखता था। वजह उन्हें कभी समझ नहीं आई। हुसैन और मुत्तसिम उन दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्ता इस भाईचारे से मोमिन मुत्तफिक ना था। वो फ्लर्टी नज़रबाज सा लड़का कुछ भी था, मगर मोमिन ना था। अलबत्ता वो दोनों उसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार और मोहसिब लड़के थे कि हया को अपने सारे कज़न्स उनके सामने बेकार लगे। अलबत्ता जिहान की बात और थी। उससे फ़ौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है। हुसैन मोबाइल पर फ़ोन सुनते बाहर गया तो मोमिन ने बताया, फिर तो हमें उसे ट्रीट देनी चाहिए। डीजे सोच कर बोली, और गिफ्ट भी। हया को ख्याल आया।
हम दोनों उसके लिए घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, और जो हमने जवाहिर में देखी है 130 लीरास की है। मोतसिम ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कप मेज पर रखा। यानी ये पाकिस्तानी रुपयों में? आया ने सोचते हुए पर्स में हाथ डाला ताकि मोबाइल के कैलकुलेटर से हिसाब कर सके। 7,150 पाकिस्तानी रुपए। मोतसिम झुककर पेस्ट्रीज की प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को खंगालता हाथ रुक गया। उसने हैरत और बेयकीनी से मोतसिम को देखा। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कैसे कर लिया? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। वो छींप कर मुस्कुरा दिया। और मोतजिम का एक ही ख्वाब है कि वो मैथ्स में नोबेल प्राइज ले। मोमिन हया के हाथों को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मोतसिम से आंखें बचाकर हया के सरापे का जायजा ले लेता था। हया कदरे रुख मोड़ के मोतसिम की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम मैथ्स के स्टूडेंट, जल्दी से बताओ कि इतनी महंगी घड़ी को खरीदने के लिए हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक का हिस्सा कितना हुआ? 32 लेरा और 50 कुरुश। ओके। हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। उनको पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज़ ना था, मगर मुतसिम उनसे रकम लेने पे मुतसब्सिब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सब इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वो तीनों जो आहिर के लिए निकल रहे थे। मुतसिम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नज़र बचाकर घड़ी खरीद लाएंगे। उनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे हाँ करने ही वाली थी कि हया ने उसका पाँव अपने जूते से ज़ोर से कुचलते बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाएं, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? उनकी दावत कबूल कर ली, यही बहुत है। अब हम उनके साथ सैर सपाटों पे भी निकल जाएं। दिमाग ठीक है? मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह है। पीछे हमारे असली वाले भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुला लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ नत्थी हैंड फ्रीज कानों में लगाते हुए बोली। जहर मिलाकर दूंगी तुम्हें। डीजे भुननाती हुई पैर पटक कर उठी। और अगर तुम चावलों पे ऑमलेट डाल कर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक उसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे होले होले पाँव चलाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे कॉमन रूम में मुनक्कदा उस ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी। जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, मगर जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर न लेती उसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ी रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। उससे काजल की सलाई नीचे की और पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बेलकुनी में रोशनी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला बेलकुनी तारीक हो गई। काल्बन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? उससे गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों समेत देखा। हर सू खामोशी थी। बेलकुनी वीरान थी। बाहर सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानिये खड़ी रही, फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओह नहीं। उसके लबों से एक उकताई हुई खरा निकली। चौखट पर उससे कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों का बुके और एक लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीज़ें उठाई और जारहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चकोर सफ़ेद कागज़ निकला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उससे लब भींच कर तनफ्फुर से वो तहरीर पड़ी और फिर बेहद गुस्से से कागज़ पर उड़कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत से राहदारी में दे मारा। आउच। वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज़ सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मुत्तसिम को जा लगे थे और उससे टकराकर अब उसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मुत्तसिम। वो शदीद बेजारी से बामुश्किल सब्र करके बोली। मुत्तसिम को वजाहत देने का सोचकर ही उससे कोफ्त होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मानना और इनको डस्टबिन में डाल देना। वो एक हाथ दरवाजे पर रखे दूसरे में काजल पकड़े सरा रखा से बोली। मुतसिम ने झुककर वो कागज़ उठाया और सीधे होते हुए उसकी शिकन दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी।
मैं कह रही हूँ ना, सॉरी। वो जो कतरे बन में सुकेड़े कागज को देख रहा था, चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, इट्स ओके। मगर ये तुम्हें कोई सभानजी में तंग कर रहा है? वो तहरीर पर निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा है। लंबी कहानी है, जाने दो। इसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मज़ीद मरम्मत का मुजाहरा किए बगैर दरवाजे का कवाड़ बंद करने ही लगी थी जब वो होले से बोला। ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था उसकी आवाज़ में कि दरवाज़ा बंद करते हया ठटक कर रुकी, फिर पट नीमा किया और बाहर बैल्कोनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मुतसिम कागज़ के निचले दाईं तरफ के किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों हो रहा है? शायद फूलों पे पानी था। हया ने मेकान के अंदाज में नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मोहर बंद था। मुतसिम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस अंदर को खींची। सिट्रस, लीमू, लाइम। वो मुतसब्सब सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने इसके निचले किनारे पे लीमू का रस लगाया है। फिर उससे जरा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मुतसिम कतरे झिझका, फिर कागज़ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की मेज़ की कुर्सियाँ खींचकर सामने सामने रखी और फिर टाली की मेज़ पर चीज़ें उलट पुलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में लीमू के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज़ की दराज खोलकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुतसिम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं, और उनमें से अक्सर आग वाले होते थे। फलस्तीन में आग बहुत है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज इन तुर्कों के खेल इसराइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकालकर उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। मुतसिम ने लाइटर का पहिया अंगूठे से दबाकर घुमाया तो आग का नीला सर्द सा शोला जल उठा। एहतियात से, वो बेख्तियार कह उठी। मुतसिम ने जवाब नहीं दिया। वो हद के नम हिस्से को जो अभी तक नहीं सूखा था शोले के करीब लाया। जरा सी तपिश मिली और अल्फाज उभरने लगे, बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेजी के 3 हरूफ ARP। वो हुर्फ एन फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। वो दोनों चंद लम्हे कागज़ के टुकड़े पे उभरे भूरे हरूफ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। अरब, एरब, कैसा लफ्ज़ है ये? हया ने मुमकिना अदायगी के दोनों तरीकों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम। क्या अरब कोई तुर्क नाम है? मालूम नहीं। मुतसम ने शाने उचका दिए। हया सोची निगाहों से कागज़ को देखती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने एक नज़र मुतसिम को देखा, फिर नर्म सा मुस्कुराई। तुम कर चुके हो। वो होले से मुस्कुराकर खड़ा हुआ और कागज़ मेज़ पर रखा। वो जो भी है, शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है ये तुम बेहतर समझ सकती होगी। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मुतसिम। मुतसिम ने ज़रा सी सर को चंपिश दी और बाहर निकल गया। दरवाजे का कैचे सुसरोई से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज़ पर रखे किनारों से भूरे हुए कागज़ को देखे गई, फिर बेख्तियार किसी मकान की अमल के तहत उसे हाथ में पकड़ी काजल की सलाई को सीधा किया और बाई हथेली की पुश पे वो 3 हरूफ उतारे। दरवाज़ा चौखट के साथ लगने ही वाला था। जरा सी तर्ज से बाहर राहदारी में घिरा गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। एक दो पल मज़ीद गुजरे और जोरदार ठाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पुश पे स्याह रंग में लिखे वो 3 अल्फाज सीख रही थी। ARP। उससे ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला, चंद डब्बे उलट पुलट किए। निचले हालों में सुर्ख मिर्चों का डब्बा नहीं था। वे एड़ियाँ उठाकर जरा सी ऊंची हुई और ऊपर वाले खाने में झांका। वहां सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सुर्ख पाउडर रखा नजर आ रहा था। उससे डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहां डीजे खड़ी थी, स्लैब पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे कटाकट काट रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज़्यादा है, 4 चम्मच सुर्ख मिर्च के डाल देती हूँ, शायद ज़रा सा जायका आ जाए। ठीक? वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक। डीजे ने भीगी आंखें ऊपर उठाकर उसे देखते हुए रूंधी आवाज़ में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा चूड़ा उसके पीछे गर्दन पे झूल रहा था। सादा शलवार कमीज से वो ढीला ढाला सा सब स्वेटर पहने हुई थी, जिसकी आसीनें उससे कोहनियों तक मोड़ रखी थी।
दुपट्टा एक तरफ दरवाजे पे लटका था और चंद लटें जूड़े से निकलकर चेहरे के अतराफ लटक रही थीं। गोश में चमचा हिलाती वो बहुत मसरूफ़ लग रही थी। वो दोनों इस वक्त अंजुम बाजी के किचन में मौजूद थीं। सुबह अंजुम बाजी डीजे को डाइनिंग हॉल में मिली तो शाम अपने घर खाने की दावत दे डाली, जो कि डीजे ने ये कहकर कबूल कर ली कि वो और हया मिलकर बिरयानी बनाएंगी। अफसर शाम ही वो दोनों हाले को लिए अंजुम बाजी की अपार्टमेंट आ गई थीं। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पे मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद नफीस और सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हाले को उन्होंने लाउंज में अंजुम बाजी के साथ बैठा रहने दिया। खुद किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई। ये पेंटिंग जावेद जी लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुम बाजी की हाले को मुतल्ला करती आवाज़ आ रही थी। दीजिए, ये जावेद जी क्या है? उससे कतरे उलझ कर पूछा। इनका मतलब है जावेद जी, इनके हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो ओ कहकर मुस्कुराहट दबाती पलटकर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजुम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुई, हया पतीले का ढक्कन एहतियात से बंद कर रही थी। हाथ पे पलटी और मुस्कुराई। बस दम दे रही हूँ। बहुत खराब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जोवेद जावेद भाई आ गए। वो हाथ धोकर तौलिए से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब कहीं जाकर वो टमाटरों पे पहुंची थी। बस आने वाले हैं, लाओ ये सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं, मैं कर लूंगी, थोड़ा सा रह गया है। डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा तो उससे जिताती नसों से घूरा। आपने इस थोड़े में भी सुबह कर देनी है, लाओ मुझे दो और प्लेट है वो लगाओ। उससे टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। आलिया सूद निहायत फुर्ती से सारा फैलावा समेटने में लगी थी। वो मैले बर्तन अब सिंक में जमा कर रही थी। वो उन कभी कभी काम करने वाली दोनों पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत बहुत तेजी से हाथ चला रही थी। डीजे कैबिनेट से प्लेटें निकालने लगी और अंजुम बाजी रायता बनाने लगी। हया ने टमाटर कटिंग बोर्ड पर बाएं हाथ से पकड़कर रखा और छुरी रखकर दबाई। दो सुर्ख टुकड़े अलग हुए और जरा सा सुर्ख रक्स उसकी बाएं हथेली की पुश पे बह गया, जहां काजल से लिखे 3 मीठे मीठे से हुरूफ थे, ARP। वो 2-3 रोज से इसे ARP के मुतालिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोचकर उससे गर्दन उठाई। अंजुम बाजी, दही को कांटे से फेंटती अंजुम बाजी ने हाथ रोककर उसे देखा। आपने किसी अरब के मुतालिक सुना है? अरब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी, अरब, ARP। उससे वजाहत के लिए हिज्जे करके बताया। ओह, नॉट अगेन आया। हाली जो सिंह के आगे खड़ी थी कदरे उकता कर पलटी। उसके हाथ में झाग भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट पे मल रही थी। तुम फिर वही मौसू लेकर बैठ गई हो। उसके अंदाज में हफ्की पर रहे थे जांचना। मगर हाले अब क्यों उलझी? ये मौजू तो उसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस ही नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP, अब्दुल रहमान पाशा और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। और अब इसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब पलटकर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समंदर में घिरी खड़ी थी। ARP, अब्दुल रहमान पाशा। ओह, ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके। वह बज़ाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर उसके ज़हन में बहुत से ख्याल खटमट हो रहे थे। हाले और जिहान दोनों एक जैसे थे और अपने संबूल के दिफा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसे यकीन था, मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और उसे उस किसी को ढूंढना था। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो भी PhD कर रहे थे और सभांजी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश अखलाक से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के शौकीन और पुरस्कार। टीवी के साथ रैक में अनकही तन्हाइयाँ, धूप के नारे, आंख अंधेरा, अलिफ नूर समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs गिटार में सजी थीं। उन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तहादुब बहुत दिलचस्प था। जोयत जी और अंजू जी, उसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थी। जब हया पानी रखने मेज़ पे आई तो जावेद भाई को तनहा बैठे पाया। वो किसी किताब की वरकरदानी कर रहे थे। जोयत, जावेद भाई। वो गड़बड़ा कर तस्दीक करती उनके सामने कुर्सी खींच कर बैठी और मुख्तात निगाहों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे।
जी जी पूछिए। वो फौरन किताब रखकर सीधे हो बैठे। इस संबोल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुल रहमान पाशा नाम का। आप उसे जानते हैं? वो मुख्तार सी कुर्सी के किनारे टिकी बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? वो बयोक अदा वाला? और हया को लगा उसे उसके जवाब मिलने वाले हैं। जी जी, वही, वो जो हादसा मशहूर है। हाँ सुना तो मैंने भी है। बयोक अदा में उसका काफ़ी होल्ड है। वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? असला स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो किससे हाथ से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप इतराफ नहीं करना चाह रहे। उससे अंधेरे में तीर जलाना चाहूं। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफातन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे टिकी थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजुम बाजी सुर्ख बबूका चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। उनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्ची, इतनी मिर्ची हया? नहीं, ये तुर्की की मिर्ची फीकी होती है। तो मैंने सिर्फ 4 चमचे। 4 चमचे? उनकी आंखें फैल गईं। ये तुर्की की नहीं, हालिस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं। उससे बेख्तियार दिल पे हाथ रखा जबकि डीजे हंस हंस कर धोरी हो रही थी।